एक 325 पास्कल। इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पावर में, 10 के पावर 5 पास्कल। याद रहेगा? हम ये भी कर सकते हैं 10325 बार, क्योंकि एक बार बराबर क्या, 10 के पावर 5। हाँ, यहां तक हो गया था। आज 2 पॉइंट बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा। एक समझिए कि वेपराइजेशन क्या होता है। जिसे बोलते हैं वाष्पीकरण। एक होता है इवापोरेशन, वाष्पन। तो वाष्पीकरण और वाष्पन में डिफरेंस क्या होता है? इस दोनों का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? वाष्पन या वाष्पीकरण? वाष्पीकरण क्या होता है? तो एक बताएगा, इस तरह से साथ में बोले दिक्कत। बोलो, क्या चीज में? लिक्विड से? तो दोनों में बनता है। बैठ जाओ, दोनों कैसे बनेगा? और इधर से कोई नहीं। दोनों सेम है कि डिफरेंस है, ये बताओ। दोनों अंतर है ना? क्या अंतर है? हाँ, वाष्पन की दर क्या होता है? देखो यहां पे समझना, वाष्पीकरण जो होता है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वाष्पीकरण होगा, और ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वाष्पन जो होगा कि किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है, एंड एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल होगा। जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री चाहिए, 50 डिग्री में भी हो सकता है, 40 डिग्री में भी हो सकता है, 20 डिग्री में भी हो सकता है। तो वाष्पन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड टेम्परेचर पर तो करेगा ही, डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया कहने का अर्थ हुआ, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो एक गर्मी के मौसम में छत पर पानी देखो गिरा दो, ठीक है, या छोड़ो गिराओ मत, एक कटोरा में रख दो और एक थाली में रख दो। तो एक जो कटोरा वाला पानी है ना, उसका इवापोरेशन बहुत लेट होगा। जो थाली में पानी है उसका इवापोरेशन जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि थाली का सरफेस एरिया ज्यादा है। थाली का सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा। और कटोरा का सरफेस एरिया, इन्हें डिपेंड सरफेस पे कर रहा है कौन? इवापोरेशन। तो वाष्पन की दर टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन ये कोई खास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। किसी भी टेम्परेचर पर ये वाष्पन पॉसिबल है। लेकिन वाष्पीकरण है, एक टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वह टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन इसमें समझिएगा वाष्पन किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है। और वाष्पन कब कब पॉसिबल है? जब हम तापमान को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। जैसे ठंडा के समय में वाष्पन कम होता है, वाष्पन होगा लेकिन कम होगा। गर्मी के समय में वाष्पन जल्दी हो जाएगा। गर्मी के समय में शरीर सूख जा रहा है, वो तो पानी है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर जो है बढ़ाने पर हम कह सकते हैं वाष्पन की दर बढ़ेगा कि घटेगा? ये पेपर में बनता है, वाष्पन की दर बढ़ जाएगा, यानी रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेज। कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब। दूसरा कंडीशन यहाँ क्या बनता है, ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ा देते हैं, पृष्ठीय सतह को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ेगा कि घटेगा? अभी एग्जांपल दिए कि अगर सरफेस ज्यादा है वहां वाष्पन जल्दी होगा, और जो सरफेस कम है वाष्पन क्या होगा? स्लो होगा। तो हम कह सकते हैं सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर
वाष्पन की दर क्या हो जाएगा, वाष्पन की दर बढ़ जाता। ये चीज हो गया। तीसरा कंडीशन क्या बनता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता। ह्यूमिडिटी मान लो कि बहुत ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, वाष्पन की दर पर क्या फर्क पड़ेगा। समझो, हवा में है नमी ज्यादा है, हवा में क्या है, नमी ज्यादा, पानी ज्यादा, तो ये क्या होता है, इसको इवोपरेट करने का तो पानी को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। नमी वाला हवा में पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है, वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ा देते हैं तो वाष्पन की दर जो है, वाष्पन की दर घट जाएगा, वाष्पन की दर घट जाता है। ये तीन, ये सब याद रखना, ठीक है। और ये चौथा, इसमें तो कोई कंडीशन नहीं, 100 डिग्री चाहिए तभी वाष्पीकरण होगा, नहीं चाहिए तो ना होगा। लेकिन अब यहां समझो, एक और, एक और क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर बढ़ गया, मतलब हवा की गति बढ़ जाए, तो वाष्पन की दर बढ़ेगा घटेगा, सोच के बताना। हवा की गति बढ़ने से वाष्पन ज्यादा हुआ कि कम, हाँ कैसे बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा बताओ। गर्म हवा रहेगा तो, ये कहां लिखल है, देखो यहां समझो, आप लोग कपड़े खुद सुखाते हैं ना, ये कपड़े सुखाइए, मौसम शांत है, ठीक है, धूप में नहीं डाले, इसी तरह डाल दीजिए, ठीक है, छत के नीचे शांत है। या रात में मान लीजिए सुबह जाना है और ड्रेस रात में धोए हैं, आप क्या करें, बाहर में तो दिक्कत है, धूप तो है नहीं रात के समय में, हम क्या रूम में उसको क्या टांग देते हैं और फैन चालू कर देते हैं। फैन क्यों चालू किए, एयर ऑफ स्पीड फास्ट, हवा की गति बढ़ा दिए, क्यों बढ़ाएं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को क्या कर देगा, सुखा देगा। और जो फिजिक्स नहीं पढ़ा वो फैन नहीं चालू करेगा, ऐसे तो फिजिक्स पढ़े या ना पढ़े सब कोई जानता है फैन चालू करने से सूख जाएगा, ठीक है। अब वो क्या होगा, उसमें नहीं सूखने वाला है, अगर फैन चालू नहीं है तो क्या सूख जाएगा कपड़ा, नहीं। यानी कहने का तो अगर हवा की गति ज्यादा है तो वाष्पन की दर ज्यादा होगा, हवा की गति कम है वाष्पन की दर, तो हवा की गति बढ़ने पर भी वाष्पन की दर, वाष्पन की दर बढ़ता है। तो यहां से वाष्पन के केस में कितना कंडीशन बना, 4। हम क्या बताएं, वाष्पीकरण जो होता है एक स्थिर तापमान पर होता है और उसके लिए तापमान कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन वाष्पन जो होता है किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है, इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्पन की दर ज्यादा, टेम्परेचर कम वाष्पन की दर कम, लेकिन वाष्पन होगा 20 डिग्री पर भी होगा, 30 पर भी होगा, 25 पर भी होगा, 35 पर भी होगा। ज्यादा टेम्परेचर है तो वाष्पन जल्दी हो जाएगा, समझे, और कम टेम्परेचर है तो वाष्पन स्लो होगा। यानी तापमान को बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सतह का क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर बढ़ेगा, आर्द्रता को बढ़ाएंगे तो वाष्पन की दर घट जाएगी, ठीक है। अगर मौसम में नमी नमी है तो अब कपड़ा जल्दी सूखने वाला नहीं है, ठीक है। और हवा की गति बढ़ाने पर वाष्पन की दर एक कंडीशन में घट रहा है, कहां, ह्यूमिडिटी, बाकी 3 कंडीशन क्या होगा, बढ़ेगा। याद हो गया, याद हुआ कि नहीं, इसको लिखिए फिर आगे चलते हैं। लिखिए, इधर लिखिएगा वाष्पीकरण, इधर वाष्पन।
वाष्पन के कारण, वो ये वाष्पित नहीं, देखो यहाँ पे इवापोरेशन, इवापोरेशन ये क्या करता है, कूलिंग देता है। क्या करता है, कूलिंग। कभी कभी समझते हो, बैठ जाओ। देखो अभी मान लो कि जल्दी जल्दी में आए, पूरा पसीने पसीने हो गए, आराम से यहाँ बैठे और हल्का हवा आएगा ना तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो ठंडक किसके कारण महसूस होती है, वाष्पीकरण की वाष्पन, वाष्पन, ये तो आपको अच्छी कर देगा जी। वाष्पन के कारण, ये वाष्पन की दर जो है आपको ठंडक महसूस करती है। ठीक है, हो गया। चलिए, हो गया होगा तो बताइएगा एक क्वेश्चन, देखो समझना, ठीक है। अब ये समझो चीज को थोड़ा सा, जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो अचानक थोड़ा सा चेंजिंग आएगा आपके बॉडी में। ठीक है, कभी कभी आप ऊंचे पहाड़ पर चढ़िएगा तो नाक से ब्लड आ जाता है। ठीक है, नाक से क्या हो जाएगा, ब्लड बाहर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऑक्सीजन घटता है, उससे क्या मतलब? तुम लोग महिला मंडल, तो पहाड़ पर चढ़ने से नाक से ब्लड बाहर क्यों आ जाता है? चलो यहां समझो, ये केस, दूसरा केस क्या बनता है कि पहाड़ों पर खाना लेट से पकता है। ऐसा क्यों? पहाड़ों पर खाना लेट से पकेगा कि जल्दी पकेगा? जल्दी पकेगा। ऐसा क्यों होता है? और जो जल्दी पकेगा उसको छोड़ दो, वो तो गलती है। पहाड़ों पर खाना क्या लेट से पकता है, जल्दी नहीं पकेगा। और जैसे मान लीजिए, जैसे एक तुम्हारा दोस्त कहाँ है, कोई पहाड़ी इलाका जैसे शिमला में, शिमला में वह कुछ बना रही है या बना रहा है, नो जेंडर बेस, तो कुछ भी आलू मालू के आलू डाल दिया और तुम यहाँ आलू डाल दियो।
एट ए टाइम, एक ही समय पर किसका आलू जल्दी पकने वाला? गया वाला। कहा? गया वाला। और जो शिमला में है उसका आलू जल्दी नहीं पकेगा लेकिन टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है। ऐसा क्यों होता है? एक ही समय पर दो आलू भी डाली थी, दो आलू हम भी डाले हैं, तो मेरा आलू जल्दी पक गया, उसका लेट से। या उतना दिमाग नहीं लगा रहे तो ये दिमाग लगाओ, एक तसली में आप खाना बनाइए और एक कुकर में खाना बनाइए, कौन सा खाना जल्दी पकेगा? कुकर वाला। ये सब कोई जो फिजिक्स ना भी जानता वही बता देगा। लेकिन ऐसा क्यों? ये तो गाँव में गैस वो ज्यादा बना दे हवा, ऐसे ये कोई जवाब नहीं हुआ। क्या बोल रहा है जी? ये करता पूरा पैक रहता है। अरे वो तो कुकर है ये, तसली में आप ढक्कन लगा दो वो भी पैक हो गया। देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा समझना बाबू, ये सब कॉन्सेप्ट है। जब हम जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे अभी पृथ्वी पर है, तो हमारे बॉडी का जो प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है, बाहरी प्रेशर लगभग बराबर है। एक एटमी बताए थे, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितने? 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहां समझिए, जो बॉडी का अंदर का ब्लड का प्रेशर है और जो बाहरी प्रेशर बराबर है, लेकिन जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो प्रेशर, बाहरी वायुमंडलीय प्रेशर क्या होता है? घटता है। वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। अंदर का प्रेशर बढ़ेगा नहीं, समझना, वायुमंडलीय दाब घटेगा। और पहाड़ पर चढ़ते समय वह बाहर का प्रेशर जो है वह घटता है, और अंदर का प्रेशर क्या है? अरे कांस्टेंट है, बढ़ेगा नहीं। अभी पृथ्वी पर है तभी एक आपका जो ब्लड का प्रेशर है जो है सो वह वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर है, समझना। लेकिन आप कहां जा रहे हैं? पहाड़ पर, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय प्रेशर घट जाएगा, लेकिन ये वाला प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो आप बताओ, आप किसका प्रेशर ज्यादा है? आप दोनों में किसका प्रेशर ज्यादा हुआ? नम भैंस मोट हो तुम लोग। मान लो कि यहाँ पर 10⁵ है, यहाँ पर भी क्या है? 10⁵ है। अभी प्रेशर क्या है? बराबर। ऊपर गए तो ये वाला प्रेशर घट गया, ये प्रेशर, और ये प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा। बढ़ा नहीं है, पहले से बढ़ा नहीं है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर जाने से इसका प्रेशर ज्यादा महसूस होता। लेकिन ये नहीं बताना कि अंदर का प्रेशर बढ़ गया, नहीं, बाहर का प्रेशर घट गया। ये आपका सही आंसर है। ये भी ऑप्शन रहता है कि आंतरिक दाब बढ़ जाती है, ऐसा पॉसिबल है? ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, और बाहर का प्रेशर क्या हो गया? घट गया। तो हम बताएं तो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड समझते हैं? फ्लूइड क्या? गैस या लिक्विड को फ्लूइड कहते हैं। तो या गैस हो या लिक्विड हो, गैस या लिक्विड जो है हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। याद रखिए, गैस हो या तरल हो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है, उच्च दाब से निम्न दाब। अब बताइए, ये क्या है? लो प्रेशर, ये क्या है? हाई प्रेशर। तो ब्लड का प्रेशर, ब्लड जो है वह इधर आने की कोशिश करेगा। तो नाक से ही क्यों बाहर ब्लड आता है? ये हाथ उठ से क्यों नहीं आता? ये भी तो होता है कि यहां से ब्लड निकल जाए, ओ जा रहा, लेकिन नाक से क्यों? नाक का ब्लड वेसल्स होता बहुत पतला होता है, तो तुरंत फट जाती है। अगर विश्वास ना होता है किसी को एक मुक्का ऐसे दो, फट गया उसका। नहीं, हल्का भी चोट लगने से नाक से ब्लड बाहर निकलने लगता है। एक फट दोगे ना तो नाक में दोगे, तो अगर हल्का लग गया नाक पे तो ब्लड गैस के मार दिया तो खेला सीरियस हो जाएगा। खत्म कैसे? इतना खेला है, तुरंत एक खत्म कर देता है। तो समझो, ऊपर चढ़ते समय वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम गया, जिसके कारण नाक से ब्लड क्या होता है? बाहर रिलीज होती है। अब ऊपर चढ़ते समय प्रेशर घट गया, प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। याद रखना, प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है।
पानी जो खौलना चाहिए 100 डिग्री पर, वो खौलने लगेगा 96 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखना, पहाड़ पर पानी और यहां पर पानी, कौन सा पानी जल्दी खौलेगा? अभी हम बताएं कि प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो पहाड़ पर पानी जल्दी खौलेगा। और पानी जल्दी खौलने का मतलब खाना जल्दी नहीं बनेगा। ये कभी दिमाग में रखना, क्योंकि हम शुरू से बता रहे हैं कि पानी खौलना स्टार्ट कर गया तो टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं। तो जो पानी 96 डिग्री सेल्सियस पर पहाड़ पर खौल रहा है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया 96। और जो यहाँ पे रूम में बना रहे हैं, वह 100 डिग्री पर खौल रहा है, तो वह टेम्परेचर ज्यादा है ना 4 डिग्री, तो कौन सा खाना जल्दी बनेगा? अलग बात है कि उसका पानी जल्दी खौलने लगा, वो कुछ समय के लिए खुशी है, लेकिन मेरा जल्दी बन जाएगा, जल्दी खा लेंगे। तो यहां ये बता रहे हैं कि क्या प्रेशर प्रेशर जो है घटने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। वायुमंडलीय दाब या दाब घटने से क्वथनांक जो है वह घट जाता है। कुकर में क्या होता है? कुकर में प्रेशर ज्यादा, कुकर में प्रेशर क्या हो गया? कुकर में प्रेशर ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम की ज्यादा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। कुकर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री से प्लस होता है। कभी दिमाग में ये मत बताना कि कुकर में जो पानी खौल रहा है वो 100 डिग्री पर खौल रहा है, नहीं, 100 से ज्यादा पर खौलता है। यानी 102 पर खोल सकता है, 105 पर खोल सकता है, 106 पर। अब जो कुकर को जो तापमान मिल रहा है कितना? 105, और जो तसली का तापमान मिल रहा है कितना? 100। तो खाना कौन जल्दी पकेगा? कुकर वाला। जो पहाड़ पर खाना पक रहा है उसको मिल रहा है कितना? 96, और जो यहाँ पका रहे हैं उसको मिल रहा है क्या? 100। तो कौन सा खाना जल्दी पकेगा? तो ये दिमाग में कभी नहीं सोचना कि पानी खौलने से खाना जल्दी पकता है, नहीं। प्रेशर को घटने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और प्रेशर को बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी कहने का तो दाब को अगर घटा देंगे तो क्वथनांक उसका घट जाएगा, यानी 100 डिग्री से कम तापमान पर ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है। क्वेश्चन आ जाए कि पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाती है, जिसके कारण से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और पानी 100 डिग्री से कम ही तापमान पर उबलना शुरू हो जाता है। अब पानी उबलना शुरू हो गया तब उसका तापमान कोई बढ़ा नहीं सकता। बताए थे ना कि बर्फ को पिघलने तक और पानी को खोलने वक्त तापमान कांस्टेंट रहता, तापमान बढ़ेगा नहीं। अब एक चीज और, एक चीज आप लोग क्या करते हैं, समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? एक चीज क्या होता है कि तसली में आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कुछ बॉयल कर रहे हैं, ये नॉर्मल वाटर है, इसको हम बॉयल कर रहे हैं, और एक वाटर के साथ हम मिला दिए साल्ट। क्या मिला दिए? साल्ट। कौन सा खाना जल्दी सीझेगा? साल्ट। ऐसा क्यों? ये नॉर्मल पानी था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे साल्ट मिला दिए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? ज्यादा कि कम? सोच के बताना, ज्यादा कि कम? ज्यादा हो गया, यानी 100 से ज्यादा। नमक बढ़ाने पर, नमक मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नमक मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नमक मिला दिए ना, अब वो पानी जो है वह लेट से खोलेगा, 102 पर खोलेगा, 103 पर खोलेगा। एक चीज आप ये बताइए, आप पानी, नॉर्मल पानी को रख दीजिए क्या फ्रिज में, नॉर्मल पानी को फ्रिज में, आप पानी में नमक मिला के फ्रिज में रख दो, कौन सबसे पहले जमेगा? जमेगा कौन पहले?
फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे कम? आ नहीं समझ में आ रहा? बर्फ में अच्छे देखो, पानी में हम क्या मिला दिए? नमक। और एक पानी क्या? नॉर्मल। तो दोनों फ्रिज में रख दिए, तो जमने वाला कौन है सबसे पहले? पहले नॉर्मल पानी जम जाएगा, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पानी मिलाने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसका? नमक वाला पानी का। यानी वह पानी 0 डिग्री पर जमना चाहिए, लेकिन 0 पर नहीं जमेगा। जमेगा कितना पर? -2 पर, -1 पर, या -3 पर, 0 से नीचे पर। फ्रीजिंग पॉइंट तो घटा, और साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाता है। इसीलिए जो आइसक्रीम वाले जो भैया चाचा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? बर्फ में नमक मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं? हाँ, बर्फ में नमक क्यों मिलाया जाता है? जैसे एक चैम्बर, मान लीजिए कुल्फी वाला चैम्बर है, कुल्फी वाला चैम्बर रहता है ना, अब बर्फ डाला हुआ, इसमें नमक मिला देंगे। नमक मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। जो पानी 0 डिग्री से ऊपर मेल्ट होना चाहिए, जो बर्फ 0 डिग्री से ऊपर मेल्ट होना चाहिए, वह -3 पर ही मेल्ट हो जाएगा। -3 पर ही मेल्ट होना स्टार्ट हो, लेकिन वो पूरा मेल्ट नहीं, ठंडक रहेगा, वही रहेगा मेल्टिंग पॉइंट। नमक जो है मेल्टिंग पॉइंट को रोकता भी है और करवाता भी है। ये आप सोचिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में जो बर्फ वाली होता है, हिमाचल प्रदेश में, तो वहां रोड पर जो बर्फ जमा हो जाती है, तो सरकार को उसको हटाने के लिए नमक डालना पड़ता है। क्यों नमक डालते हैं? क्योंकि मेल्ट हो जाए। क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए, और वो निकल जाए, मतलब बह जाए। लेकिन यहाँ आइसक्रीम वाला बाबा क्या कर रहे हैं कि मेल्ट ना होए, यही ना। तो नमक जो है दोनों चीज में काम आ रहा है। नमक बर्फ को गलाता भी है और गलाने से रोकता भी है। ये अब आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? एक जगह हम गलाने से रोक रहे हैं और एक जगह गलाने के लिए काम कर रहे हैं। हिमाचल की सरकार जो बर्फ को रोड से हटाने के लिए नमक बोड़े पर बोड़े डालता है, क्योंकि बर्फ पिघल जाए और रोड से बह जाए। लेकिन यहाँ आइसक्रीम में क्या कर रहे हैं? नमक डाल रहे हैं ताकि ये पिघले नहीं। तो एक ही चीज, एक ही कंडीशन में दो दो कॉन्सेप्ट यहाँ काम कैसे कर रहा है? कौन बताएगा? बताइए। कोई नहीं ना समझ में आया? देखो, ये क्लोज चैम्बर है। ये चैम्बर क्या है? क्लोज। ये थोड़ा दिमाग लगाओ, ये चैम्बर क्या है? क्लोज। जैसे नमक मिलाएंगे बर्फ में, तो वह मेल्ट होना स्टार्ट कर जाएगा। और मेल्ट करने के लिए इसको टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे लेगा? इस ऑब्जेक्ट से लेगा। तो इसके पास जो टेम्परेचर हो उसी को नहीं एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन वायुमंडलीय में जो बाहर रखा हुआ है, वह टेम्परेचर कहां से लेगा? वातावरण से। और वातावरण में टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर एक्सेस है बर्फ को पिघलाने के लिए, तो वहां बर्फ पानी में बदल जाता है और पानी बह भी जाता है। लेकिन इसमें इतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता बर्फ को पिघलने के लिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट घटा, लेकिन वह बर्फ पूरी तरह से पिघलेगा नहीं। ग्लेशियर, पहाड़ समझिए। ग्लेशियर समझते हैं? तो ग्लेशियर जैसे पहाड़ है, ये कैसा पहाड़ है? बर्फ का। तब बर्फ का पहाड़ है, तो अब बताइए, ये पूरा पहाड़ है लेकिन पिघलेगा यहां से, ये वाला नहीं पिघलता। कभी सोचे हैं? जैसे ये ग्लेशियर है, पिघलना जो अब हमेशा पिघल रहा है, कहां से? नीचे से। बाकी ये सब नहीं पिघलेगा, कभी नहीं पिघलने वाला। ऐसा क्यों होता है? हाँ? क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट घट गया। तो -5 डिग्री भी टेम्परेचर है, तो यहां से पिघलना स्टार्ट कर जाएगा।
पिघलेगा लेकिन बहुत ठंडा। पानी क्या है? बहुत ठंडा। पहाड़ पर, कहीं पहाड़ पर जाइएगा तो ऊपर चढ़ने पर प्रेशर क्या होता है? घटता है। अब मतलब प्रेशर घट गया तो 5-6 डिग्री सेल्सियस पर भी आप देखिएगा कि बर्फबारी हो रहा है पूरा। क्यों? प्रेशर को घटने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो 5-6 डिग्री पर भी पहाड़ पर बर्फ आपको नजर आएगा, और यहाँ 5-6 डिग्री पर क्या होता है? पानी। क्लियर हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेहरा से लग रहा है कुछ नहीं आ रहा है। चलो लिखवा देते हैं, हम समझ गए। लिखिएगा, पॉइंट देख लिखिएगा। एक एग्जांपल लिखवा देते हैं, समझ जाइएगा। लिखिएगा, पहाड़ों पर पहाड़ों पर खाना बनाना पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है। पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है क्योंकि 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 वायुमंडलीय दाब क्योंकि वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब घट जाने से वायुमंडलीय दाब घट जाने से वायुमंडलीय दाब घट जाने से पानी का क्वथनांक पानी का क्वथनांक पानी का क्वथनांक घट जाता है। वायुमंडलीय दाब घट जाने से पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक घट जाता है। पानी का क्वथनांक घट जाता है जिसके कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जिसके कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ क्या समझे? प्रेशर के घटने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, यानी प्रेशर को घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आपका ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए पहला, कि प्रेशर के घटने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा कि प्रेशर से घटने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? घट जाता है। प्रेशर के घटने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेशर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कि प्रेशर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। इसको बढ़ाएंगे, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दूसरा का। किसका एग्जांपल ले लें जिसके कारण आपको समझ में आ जाए? प्रेशर कुकर पर ले लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा, प्रेशर कुकर, नाम देखो, प्रेशर कुकर, प्रेशर बनाने वाला। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि 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 दाब बढ़ जाने से क्योंकि दाब यानी प्रेशर बढ़ जाने से दाब बढ़ जाने से क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर जिसके कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर उबलना शुरू होता है। उबलना शुरू होता है। उबलना शुरू होता है। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, यानी हम दोनों को मिला के कह सकते हैं कि प्रेशर जो किसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट का। ये बीपी मतलब क्या, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कोई ठीक नहीं है, तुम लिख दोगे ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु। दाब को बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहने का अर्थ हुआ, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा और इसको घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। समझ में आया? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, वाटर, नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, लेकिन उसमें साल्टी वाटर कर देते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा। जैसे में आप ये बताइए, नॉर्मल पानी है, नॉर्मल वाटर, और ये है एक साल्टी वाटर। नॉर्मल पानी और ये साल्टी वाटर, कौन अपना अस्तित्व को ज्यादा देरी तक रखेगा? अस्तित्व ज्यादा देरी समझने हैं कि कौन अपने पानी को पानी बनाने की कैपेसिटी ज्यादा देरी तक रखेगा? कौन? कि नॉर्मल पानी। जैसे यहां देखो, नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0, और इसका बॉइलिंग 100 डिग्री। ठीक है, जैसे साल्टी वाटर है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, -2, -3। ठीक है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी 105, 106 पर चला जाएगा। तो देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गया। तो कौन देरी तक पानी रहा? साल्टी वाटर। क्यों? क्योंकि इसका हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु दोनों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका क्या 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से नीचे चल जाएगा। इसका क्या है, 100 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे समझो, प्रेशर जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। ये बॉइलिंग नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। प्रेशर को बढ़ाने पर मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। और प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहाड़ पर प्रेशर ज्यादा होता है कम? कम। तो पहाड़ों पर प्रेशर कम होता है, तो वहां अगर जो मानोगे कि पानी जो है 0 डिग्री पर बर्फ बनना चाहिए, वहां 5-6 डिग्री पर भी बर्फ मिल जाएगा आपको। तो पहाड़ पर बर्फ मिलना आसान होता है, वहां बर्फबारी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी क्या होता है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर मात्र 5-6 डिग्री है, फिर भी क्या हो रहा है, बर्फ का वर्षा। और यहाँ टेम्परेचर, गया का टेम्परेचर
3 डिग्री है, फिर भी क्या होगा, पानी हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर क्या है, वहां के कंपेयर में ज्यादा है। अब पहाड़ पर प्रेशर क्या होता है, कम। तो जैसे ही प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी 0 डिग्री से नीचे जमना चाहिए, यहाँ 0 डिग्री से ऊपर ही जम जाएगा। समझ में आया? तो प्रेशर जो होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा। लिखिएगा, दाब बढ़ जाने से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिंदी से क्या लिखेगा, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब गलनांक, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट, क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। परंतु दाब के घट जाने से पानी का मेल्टिंग तथा फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और उसके बाद ये लिख लेना, प्रेशर जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका, मेल्टिंग और फ्रीजिंग का। हाँ, मेल्टिंग तथा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। परंतु दाब के घट जाने से मेल्टिंग तथा फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। समझ में आया? अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहाड़ों पर बर्फबारी क्यों होता है, होने का कारण क्या है, पहाड़ पर क्या होता है, प्रेशर कम तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। तो प्रेशर कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से कम, लेकिन 0 डिग्री से ऊपर पर ही फ्रीज हो गया पानी, यानी 5-6 डिग्री पर पानी क्या हो गया, जम गया। तो 5-6 डिग्री पर तो पानी रहता है, हम 4 डिग्री पर पोटेबल वाटर कहते हैं, 4 डिग्री का पानी हम पीते हैं, 4 डिग्री का पानी तो कंटिन्यू पीते हैं सालों भर हमेशा। और वो 4 डिग्री से पानी बर्फ बन रहा है कहाँ, पहाड़ पर। तो पहाड़ पर बर्फ बनने का एक ही कारण है, वहां प्रेशर क्या है, कम है। तो ये 2 पॉइंट लिखवाए हैं, इसको याद रखना। एक हम ये लिखवाए हैं कि प्रेशर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, यानी प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर को घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। दूसरा क्या बताएं, प्रेशर जो है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग और फ्रीजिंग का। यानी अगर देखो समझो ना, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और फ्रीजिंग भी घट जाएगा। मेल्टिंग कहने का अर्थ हुआ क्या, कहने का अर्थ हुआ 0 डिग्री से ऊपर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है पानी। प्रेशर जब ज्यादा रहेगा तब मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। ये जैसे -3 डिग्री अगर बर्फ है ना, तो -2 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी बन जाएगा। इसका कहने का अर्थ ये हुआ क्या, प्रेशर ज्यादा, इसलिए ग्लेशियर जो है यहाँ टेम्परेचर क्या है, -6 डिग्री सेल्सियस, -6, फिर भी पानी आ रहा है। बर्फ किसमें बदल गया, पानी में। ये सोचे हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पूरा पहाड़ का प्रेशर लग रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है टेम्परेचर कितना है, -6 है, फिर भी यहाँ का पानी बन रहा है, यहाँ का पानी नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है और इधर प्रेशर नहीं लग रहा। तो प्रेशर के बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाता है, यानी जो बर्फ पानी बनने के लिए 0+ टेम्परेचर चाहिए, वह -3 पर भी पानी बन जा रहा है। तो कोई क्वेश्चन आएगा कि क्या -3 डिग्री पर पानी हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा।
तो -3 डिग्री सेल्सियस पर भी आपको पानी मिलेगा। ग्लेशियर वो क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत जीरो से कम, लेकिन किस में, पानी में। लेकिन ऊपर वाला प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। प्रेशर यहाँ क्या रहेगा, कम। जब पहाड़ है तो प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, पेंदी में ना। तो गंगोत्री कहाँ से निकलती है, यहाँ से नीचे। ये तो पढ़े हो ना जी, ठीक है। तो यहाँ जो है टेम्परेचर जीरो से भी कम है, फिर भी बर्फ क्या बन गया, पानी। कारण कारण है क्या, प्रेशर। इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं लेने, एग्जाम निकले अथवा ना निकले, प्रेशर नहीं लेने का, ठीक है। सिर्फ पढ़ना, क्या करना, पढ़ना। आप पढ़ने से पहले प्रेशर ले ले तो निकलेगा कि ना निकलेगा। तो प्रेशर बढ़ गया तो फिर क्या होगा, तब उल्टा पुल्टा हो जाएगा जी। आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बोलो पूछना है कुछ, क्या क्या झूठ कहता हूँ यहाँ पे, इसका काम थोड़ी है। हाँ तो ऑब्वियसली वो स्टेट कैसे चढ़ जाएगा, ठीक है। उसको अपने को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, अपने को फोर्स को बैलेंस रखने के लिए उसको तो झुकना पड़ेगा ही। वहां पर ही जैसे झुक रहा हो उसको दोनों फोर्स काम करेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तब झुक गया, ऐसा नहीं। चलो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। हाँ चलो, एक क्वेश्चन आता है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, अभी लिखना नहीं, आदर्श गैस समीकरण। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या होता है, यहाँ पी क्या है, पी क्या है, प्रेशर। अभी जो प्रेशर का चर्चा कर रहे थे, पी क्या है, प्रेशर। वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। एन क्या है, क्या नंबर, नोट, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने लोग समझते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है, रेट, कितना कितना ब्याज पर पैसा दे रहे हैं। यहाँ रेट से क्या मतलब है, गैस कॉन्स्टेंट, गैस कॉन्स्टेंट। और टी क्या है, टेम्परेचर। इतना तो बताइए, तुक्का एक ही गलती हुआ ये, ठीक है। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या होता है, इसमें अलग अलग फेज होता है, सबको समझना। ये समझ में आ गया ना, तो आप डिफिकल्ट से क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन आपको फॉर्मूला कभी नहीं पूछेगा, पूछ देगा तो बहुत थका हुआ हर कोई बता देगा कि गैस, आदर्श गैस का समीकरण क्या होगा। ना भी बुझा रहा तो ऑप्शन देखोगे, अरे पीवी इक्वल टू एनआरटी बचपन से सुन रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन है जो आपको सुना हुआ रहे वही ना मारिएगा, यही ना होता है। लेकिन गैस समीकरण में चार्ल्स का नियम क्या बता दीजिए, तो वहां पर आप कंफ्यूज कर जाइएगा, पढ़ा हुआ डिटेल्स नहीं है तो, ठीक है। तो यहां क्या होता है, इस चीज को समझ उतारिए, इस चीज को समझने से पहले एक होता है मेयर फार्मूला, ये जो रेलवे का देने जाना है पेपर, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस फार्मूला को याद रखिए। मेयर का फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूला एक फार्मूला है उसको याद रखना, सीपी माइनस सीबी बराबर आर, सीपी माइनस सीबी बराबर आर। सीपी क्या है, सीपी जो है स्पेसिफिक
स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रेशर, दाब का विशिष्ट ऊष्मा, दाब का विशिष्ट ऊष्मा। सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉल्यूम, आयतन का विशिष्ट ऊष्मा। और आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपसे यही आज पूछा गया है रेलवे में, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक, उसको बोलते हैं सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। स्थिरांक न होता है स्थिरांक। तो ये याद रखिएगा, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। आपको आर का वैल्यू पूछ दिया जाएगा। सार्वत्रिक गैस स्थिरांक का वैल्यू क्या होता है? 8.314 जूल पर किलोग्राम केल्विन। आपको ये यूनिट भी याद रखना है, ये वैल्यू भी याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ। तो आर का वैल्यू कितना होता है? 8.314 जूल पर किलोग्राम केल्विन, जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये कहां से लाए? मेयर का फॉर्मूला होता है Cp माइनस Cv बराबर आर। ये फार्मूला को आप वेरीफाई करने के लिए कभी नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट यही पूछ देता है कि मेयर फार्मूला बताइए, Cp बराबर आर प्लस Cv दे देगा, उलट देगा, इसको इधर भेज देगा। तो आपको बस ये याद रखना Cp माइनस Cv बराबर आर। Cp क्या है? दाब का विशिष्ट ऊष्मा है। Cv क्या है? आयतन का विशिष्ट ऊष्मा। दाब अभी बता रहे थे ना, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? पढ़ा चुके हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? कौन बताएगा विशिष्ट ऊष्मा? कोई ना? स्पेसिफिक हीट बताओ भाई। मेहनत नहीं करते हो। हाँ, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है ये बताओ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। 1 सही। तो तुम बताओ, तुम जब गलती कर दी हो तो तुम बताओ, बोलो। उसका तुम गलती कर दिए तो बताओ विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? उसको पूछो, उसको क्या हुआ? टाइफाइड सही नहीं हुआ? पढ़ोगे तो टाइफाइड ना होगा, कभी नहीं होगा। तुम बताओ विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट, हाँ। क्या कैलोरी? तुम कहे वो कैलोरी, उधर कहेगा जूल। ये हो गया आंसर। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? ना ना ना, सब के साथ तो बोलना आसान है, कोई एक बोलो। कितना पदार्थ को? पूरा रूम को हिलाना? हाँ, एक इकाई, यही बताए थे। एक यूनिट को, एक यूनिट ना। संवेदनशील ऊष्मा बता दो। देख लिए थे ना अब तक? देखे कि नहीं? इतना देरी में वो खोज रहा था कि कहां पर ही है, कब लिखाए हैं। और संवेदनशील ऊष्मा वहीं पर है, लेकिन वो नहीं देखा, जरूरत नहीं है। अभी डिमांड है स्पेसिफिक हीट। अभी डिमांड क्या है? स्पेसिफिक हीट के, तो काहे लग पूछे। तुम बताओ दी लैटिन हीट। कब लिखा है कि तापमान चेंज होता है लैटिन हीट में? और कहां लिखा है? एक दिन पूछता है ना, एक दिन पूछता है। आज कौन सा दिन ना? आज बुध है, शनिवार को खोजा, शनिवार को। इतना पढ़ा रहे हैं लेकिन एक जवाब सही से नहीं होता है। उतारो।
सब उतारने में माहिर रहते हैं, इसको उतारिएगा, इसको उतारिए, उसके बाद आगे। बंद हो गया प्रकाश जी? हाँ, क्या खोज रहा, क्या बोला जी? वो नहीं लिखा हुआ मेरा फार्मूला, और ऊपर क्या लिखे हैं?